Hello students, I am P.L. Nareda, Assistant Professor Government College Khanwas. Today I will teach you Elegy written in a country churchyard. यह थॉमस ग्रे की कविता है और इसका भाव जो है हिंदी में जो अर्थ होता है गांव के लोगों पे लिखा गया एक शोक गीत। गांव के वे साधारण लोग जिनको कुछ करने का मौका नहीं मिला उनके ऊपर इसे लिखा गया है। कवि इस कविता में, इस शोक गीत में हमें बताता है कि बहुत सारे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति गांव में भी रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा इस वजह से नहीं निखर के पाती क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता है। अगर उनको चांस मिला होता तो वे भी कोई राजनेता, कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई महान व्यक्ति बन सकता था। लेकिन कवि साथ में ये भी कहता है कि अच्छा ही हुआ कि उनको अगर मौका नहीं मिला तो, क्योंकि उनमें से कोई महान अपराधी भी बन सकता था। तो ये उन सिंपल गांव वालों पे लिखा गया एक शोक गीत है। थॉमस ग्रे चूंकि प्री रोमांटिक एज से बिलोंग करता है, सबसे पहले हम थॉमस ग्रे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड का मतलब होता है शमशान। पॉक्स नामक जगह पर बैठा हुआ था। स्टॉक बॉक्स नामक जगह के जो चर्चयार्ड है, कब्र जहाँ पे दफनाई जाती है, तो उनको देखता है और उन चर्चयार्ड को देख करके उसके मन में जो भाव आते हैं उन्हीं को उसमें इस कविता में पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया है। थॉमस ग्रे वॉज अ फेमस प्री रोमांटिक पोइट। थॉमस ग्रे प्रसिद्ध प्री रोमांटिक कवि है। ही रोट मेनी पोएम्स। उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी है। द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज इन फैक्ट अ रिफ्लेक्टिव पोएम। द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो कविता का टाइटल है, ये एक चिंतनशील कविता है, रिफ्लेक्टिव पोएम है, इन ए प्लेंटिव मूड, और एक साधारण से मूड में लिखी गई है। प्लेंटिव सिंपल सा मूड होता है, रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील कविता है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हम चिंतन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इट इज़ नॉट अ लेमेंटेशन ओवर द डेड पर्सन। इसमें कोई विलाप नहीं किया गया है उन मृत व्यक्तियों पे। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना। जो डेड पर्सन है उनके ऊपर विलाप नहीं किया गया है। इट कमेमोरेट्स नॉट द ग्रेट एंड सक्सेसफुल बट हम्बल folk who would otherwise have no memorial। मेमोरियल का मतलब होता है प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा में उन हम्बल folk के बारे में बताती है। हम्बल का मतलब विनम्र, folk मतलब लोगों का झुंड, जिनकी याद में कोई मेमोरियल नहीं बनाया गया है। जैसे किसी की कब्र होती है, उसके ऊपर शानदार सा मेहराब बना दिया जाता है, वहाँ उसकी मूर्ति लगा दी जाती है। लेकिन ये कविता उनके बारे में है जिनकी कब्र के ऊपर कोई अच्छा सा पत्थर भी नहीं लगाया गया है। थॉमस ग्रे speculates about the nameless graves in the churchyard at स्टॉक बॉक्स। थॉमस ग्रे जो है स्टॉक बॉक्स के चर्च में जो नेमलेस ग्रेव्स है, ग्रेव्स मतलब कब्रें, बहुत सारी जो कब्रें हैं उनके बारे में चिंतन करता है। स्पेकुलेट्स मतलब चिंतन करता है। दिस एलेजी इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली नोन पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो इलेजी है
इलेजी क्या होता है? शोक गीत। अगर आपको इलेजी के बारे में और विस्तार से पढ़ना है तो आप लिटरेरी टर्म्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इलेजी का एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। ये इलेजी जो है इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बेस्ट कविताओं में से एक है। ग्रे began writing it in the year 1742 and finished it in 1750। थॉमस ग्रे ने इस इलेजी को लिखना 1742 से शुरू किया था और ये 1750 तक कंप्लीट हुई। उसके अथक प्रयास के बाद 8 साल में ये कविता पूरी हुई है। तो आप सोच, इस कविता के जो फर्स्ट 3 स्टेंजा है उनमें इवनिंग का वर्णन है, शाम के समय का वर्णन है। कवि ने शाम के समय का बैकग्राउंड दिया है। शाम के समय कवि स्टॉक बॉक्स नामक चर्च में बैठा हुआ है और देख रहा है उन कब्रों को। द केटल रिटर्न फ्रॉम द पास्चर। पास्चर का मतलब होता है चरागाह। जानवर चरागाह से लौट रहे हैं। चर्च बेल रिंग्स, चर्च की घंटी बजती है। प्लाउमैन रिटर्न्स आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क। किसान हलवाए जो है वो खेतों से लौट रहे हैं एक कठिन परिश्रम के बाद। द लैंडस्केप इज फेडिंग इन द डिपनिंग डार्कनेस। वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो ज़मीन है वह अंधेरी होती जा रही है। फेडिंग मतलब मुरझाती हुई। यहाँ पे क्या मुरझाती हुई? रोशनी जो है वो गायब होती जा रही है। क्योंकि हम जानते हैं शाम के समय अंधेरा ढलता जाता है और उस चीज़ों को कवि ने अपनी कविता में समझाया है। अब कविता देखिए। द कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। कवि ने फर्स्ट स्टेंजा में देखो इवनिंग का किस तरह से वर्णन किया है। कर्फ्यू टोल्स द नेल्स, नेल्स मतलब घंटियाँ, टोल से न बजती है। कर्फ्यू मतलब चेतावनी की। चेतावनी की जो घंटियाँ हैं वो बजती है। किसकी चेतावनी की? पार्टिंग डे। डे जो है वो पार्टिंग हो रहा है। पार्टिंग का मतलब अलग होना, ख़त्म होना। दिन ख़त्म होना मतलब शाम का समय। शाम के समय की जो चेतावनी की जो घंटियाँ हैं वो बज रही है। शाम के समय चेतावनी की घंटियाँ कौन सी बज रही है? जैसे मंदिरों में घंटी बजती है संध्या होते ही कि अब आरती का टाइम होने वाला है, तो हमें पता लग जाता है कि संध्या हो गई है। कर्फ्यू टोल्स, नेल्स मतलब घंटियाँ, टोल्स बज रही है कर्फ्यू चेतावनी की, पार्टिंग डे ख़त्म होते हुए दिन की, अर्थात शाम के समय। द लोविंग हर्ड मतलब जानवरों का समूह। लोविंग मतलब रंभाता हुआ। जानवरों की जो आवाज़ होती है उसको लोविंग बोलते हैं। वाइंड स्लोली हवा धीरे धीरे, ओवर द ली मतलब चरागाह पे। चरागाह पे जो हवा है धीरे धीरे चल रही है और वहाँ से जो है जानवरों का एक झुंड जो है रंभाता हुआ घरों की ओर बढ़ रहा है। जब आप इस कविता को पढ़ते हैं तो पूरी तरह से गांव के वातावरण में चले जाओ और कल्पना करो कि खेतों से जानवरों के झुंड चरते हुए आ रहे हैं, रंभाते हुए आ रहे हैं शाम के समय। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वेरी वे। द प्लाउमैन किसान, प्लाउमैन किसान जो है होमवर्ड घरों की तरफ प्लॉट्स धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। प्लॉट क्यों कर रहे हैं? वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? प्लॉट का मतलब होता है धीरे धीरे कदमों से चलना। क्योंकि किसान जो है पूरे दिन थका हुआ है तो तेज़ गति से वो नहीं चल सकता। थकान पूरे दिन की। हिज वेरी वे, देखो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट कवि ने काम में लिया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? विशेषण विपर्य, अलंकार। वेरी वे, थका हुआ है रास्ता। वे मतलब रास्ता और वेरी मतलब थका हुआ। यहाँ पे किसान थका हुआ है लेकिन कवि ने रास्ते को थका हुआ बता दिया। ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉड,
प्लाउमैन जो है किसान घर की ओर चल रहा है, प्लॉट्स धीरे धीरे कदमों से, हिज वेरी वे, वो थका हुआ है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द पोइट हियर सेज दैट आफ्टर दीज एक्टिविटीज द डार्कनेस प्रिवेल्ड ऑल ओवर। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी और मेरे को भी। कवि ने कविता को सब्जेक्टिव बना दिया है, एंड मी मुझे भी। चूंकि कवि जो है, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, स्टोक पोक्स की चर्च यार्ड में बैठा हुआ है, तो जो अंधेरा है चारों तरफ छा जाता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू द डार्कनेस, पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। एंड टू मी, मेरे को छोड़ के चला जाता है। सब लोग जो है अपने अपने घरों की ओर चले गए, सिर्फ मैं जो है चर्च यार्ड में बैठा हुआ हूँ। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट एंड ऑल द एयर इज सोलेमन स्टिलनेस हॉल्ड्स। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप। ग्लिमरिंग मतलब झिलमिलाती हुई, लैंडस्केप ऑन द साइट, दृश्य में, जो साइट मतलब जो दृश्य हैं वहाँ पे झिलमिलाती जो रोशनी थी, फेड्स, वो गायब हो जाती है। चारों तरफ जो रोशनी थी, दिन की जो रोशनी थी, वो क्या हो जाती है? फेड्स, गायब हो जाती है, मुरझा जाती है। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप, जो ग्लिमरिंग लैंडस्केप था, झिलमिलाती हुई रोशनी वाला जो वातावरण था, ऑन द साइट, दृश्यों में, नाउ फेड्स, अब वो गायब हो जाता है। एंड ऑल द एयर इज सोलेमन स्टिलनेस हॉल्ड्स। ऑल द एयर, एयर से मतलब हवा, यहाँ हवा से मतलब वातावरण, पूरा का जो पूरा वातावरण है, सोलेमन, वो गंभीर, ये पूरा का पूरा वातावरण गंभीर हो जाता है। आपने गांव में सुना होगा कि सांझ देवी निकल रही है, बच्चों को उस समय बाहर नहीं खेलने दिया जाता। वो गंभीरता का जो वातावरण होता है, इसी सेंस में उसको काम में लिया जाता है। एंड ऑल द एयर सोलेमन, पूरा का पूरा वातावरण गंभीर है, स्टिलनेस हॉल्ड्स, और उसमें शांति छाई हुई है। सेव, जिस तरह से आपने आउट टू इवनिंग में पढ़ा था, सेव सिर्फ, इवनिंग का जो है वातावरण शांत है। वहाँ पे कॉलेज की कविता में आपने पढ़ा था कि इवनिंग का वातावरण पूरी तरह से शांत है, सिर्फ दो जानवर है जिनकी आवाज़ से संध्या का वातावरण जो है भंग हो रहा है। और वो कौन सा है, कौन से जानवर थे? एक तो बीटल और एक दूसरा जो था बैट। बीटल भंवरा और बैट चमगादड़, वो दोनों आवाज़ कर रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए, सेव वेयर द बीटल व्हील्स इज ड्रूनिंग फ्लाइट्स। यहाँ पे बीटल क्या कर रहा है? व्हील्स गोल गोल घूम रहा है। सेव मतलब सिर्फ, वेयर द बीटल, वहाँ पे बीटल जो है व्हील्स गोल गोल घूम रहा है, इज ड्रूनिंग फ्लाइट, जब वह उड़ान भरता है। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, जब वो उड़ान भरता है, और ड्रूनिंग करते हुए, जब वह ड्रूनिंग करते हुए उड़ान भरता है, भंवरे की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ड्रूनिंग। सारा का सारा वातावरण शांत है, सिर्फ भंवरे की आवाज आती है जब वो ड्रूनिंग करता है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स वाइन हिज वाइन ड्रूनिंग फ्लाइट्स। Distant falls and drowsy tinkling lull the distant falls. drowsy distant falls, यहाँ पे एलिट्रेशन देखिए, drowsy distant falls, डी साउंड जो है उसको रिपीट किया है, drowsy distant fall, इसमें इसमें और इसमें डी साउंड को रिपीट किया है। ड्राउजी मतलब ऊँग रहे हैं, टिंकलिंग मतलब घंटे की आवाज आ रही है, लल, लल का मतलब होता है शांत, टिंकलिंग लल, कम होती हुई,
जैसे घंटी जोर से बजी फिर कम बजी फिर कम बजी, उसको कहते हैं लल। डिस्टेंट फोल्ड, डिस्टेंट मतलब दूर, फोल्ड्स मतलब बाड़े से, वहाँ पे पास में ही जो डिस्टेंट का मतलब ज़्यादा दूर नहीं होता है, पास में होता है लेकिन थोड़ा दूर होता है। दूर जो बाड़ा है वहाँ पे जो जानवर है उनके गले में जो घंटियाँ बंधी हुई है, उन घंटियों से टन 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 इस तरह की आवाज़ आ रही है। एक तो भौरे की ड्रूनिंग की आवाज़, दूसरी जानवरों की घंटियों की आवाज़। और आगे देखिए, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर, या फिर सेव सिर्फ दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। अगर वहाँ वातावरण को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो किसके द्वारा? सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर, यॉन्डर का मतलब होता है सामने। आईवी मेंटल टावर, आईवी मेंटल टावर के सामने, आईवी हाथी दांत का, मेंटल टावर है, उस टावर पे कौन बैठा हुआ है? द मोपिंग वोल डज टू द मून कंप्लेन। मोपिंग, उदास, मोपिंग का मतलब होता है उदास, वोल मतलब उल्लू, बैठा हुआ है। डज टू द मून कंप्लेन, और वो चंद्रमा से कंप्लेन कर रहा है, चंद्रमा से शिकायत कर रहा है, और उसकी आवाज़ जो है संध्या के गंभीर वातावरण को डिस्टर्ब कर रही है। Of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary wren. Of such as wandering near the secret bower, इस प्रकार का, of such इस प्रकार का, as wandering near her secret bower, हर मतलब संध्या का, secret मतलब गुप्त, बावर मतलब बगीचा, संध्या का जो गुप्त बगीचा है उसमें वॉन्डरिंग, घूमते हुए, एज वॉन्डरिंग नियर, उसमें घूमती हुई ये तीनों आवाज़ें। कौन कौन सी आवाज़ें जो ऊपर बताई गई है? एक तो भौरे की आवाज़ जो ड्रूनिंग कर रहा है, जानवरों की घंटियों की आवाज़, और उस मेंटल टावर पे बैठा हुआ उल्लू जो चंद्रमा से कंप्लेन कर रहा है। ऑफ सच, इस तरह की, एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, उस संध्या देवी के सीक्रेट बावर, गुप्त बगीचे में आ रही है, और उनकी वजह से क्या हो रहा है? मोलेस्ट हर एंशियंट सॉलिटरी रेन, हर यानी उसका, एंशियंट यानी प्राचीन, सॉलिटरी यानी एकांत, रेन मतलब शासन जो है होता है, उस गंभीर और पुराने उसके एकांत शासन को ये तीन आवाजें जो है तोड़ रही है, डिस्टर्ब कर रही है संध्या के गंभीर वातावरण को। ये यहाँ तक हमने संध्या के वातावरण के बारे में पढ़ा कि शाम के समय क्या होता है। बीनीथ दोज रग्ड एलम्स that E tree said, where heaves the turf in many a mouldering heap, beneath those rugged elm, रग्ड मतलब उलझे हुए, एलम के पेड़ों के बीच में, बीनीत का मतलब नीचे, बीनीत दोज रग्ड एलम, उन एलम के वृक्षों के नीचे, उन उलझे हुए एलम के वृक्षों के नीचे, दैट ई ट्री सेड, उस ई ट्री की छाया के नीचे, पेड़ों के नाम है एलम्स और ई ट्री, उस ई ट्री की शेड, छाया के नीचे, वेहर हीव्स द टर्फ इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप मतलब बड़ा सा ढेर, मेनी अ मोल्डरिंग हीप बहुत बड़ा सा ढेर, टर्फ, टर्फ का मतलब होता है ढेर, हीव्स द टर्फ, Where heaves the turf in many a mouldering heap, heaves मतलब बढ़ाता है,
टर्फ को, वेहर वहां पर, हीव्स बढ़ा रहा है, द टर्फ, टर्फ मतलब ढेर, इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, हीप का मतलब भी ढेर होता है, मोल्डरिंग मतलब मिट्टी का बढ़ता हुआ ढेर, बढ़ता ही जा रहा है। हम जानते हैं कि किसी पेड़ के नीचे पत्तों से, हवाओं से मिट्टी वहाँ दबती जाती है और वो ढेर बड़ा होता जा रहा है। कवि ऐसे ही ढेर के बारे में बात कर रहा है। कवि अब उन कब्रों के बारे में बात कर रहा है जिनके नीचे व्यक्ति, गांव वाले दफनाए गए हैं। वेहर हीव्स, जहाँ पे बढ़ रहा है, द टर्फ ढेर, इन मेनी मोल्डिंग ही, बहुत सारे बड़े बड़े ढेरों के रूप में। और उन मिट्टी के ढेरों के नीचे क्या है? इच इन हिज नेरो सेल फॉर एवर लेड, सेल का मतलब होता है गुफा, कोठरी। इच इन हिज नेरो, नेरो मतलब छोटी छोटी, सेल में, एवर लेड, लेड का मतलब दफना दिया गया है, लेटा दिया गया है। वहां पर प्रत्येक गांव वाले को छोटी छोटी कब्रों में दफना दिया गया है। किनको? द रुड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। रुड फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, और रुड का मतलब होता है बेकार के, जो बेकार के, यहाँ बेकार से मतलब है साधारण से, साधारण से जो फोर फादर्स थे ऑफ द हेमलेट, उन झोपड़ियों में रहने वाले, स्लीप, वो यहाँ पे सो रहे हैं। अर्थात गांव के जो साधारण से पूर्वज थे उनको इन छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में सुला दिया गया था। वो इन कब्रों में मिट्टी के ढेरों के नीचे दबे हुए हैं। इस स्टेंजा में देखिए, द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉन द सेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल सेड। अब जो वो गांव के लोग इन कब्रों में दफना दिए गए, भले ही कुछ भी हो जाए वो नहीं जाग है। The breezy shall, the breezy call of incense breathing morn, the breezy call, हवाओं का उनको पुकारना, इंसेंस मतलब खुशबूदार, ब्रेथिंग जो चलती है, मॉर्न मतलब मॉर्निंग में, सुबह सुबह जो खुशबूदार हवाएं जो चलती है वो उनको नहीं जगा सकती। द ब्रीजी कॉल, हवाओं की पुकार, ऑफ इंसेंस, खुशबूदार हवाओं की, ब्रेथिंग जो मॉर्निंग में चलती है। द सेलो ट्विटरिंग, अबाबिल पक्षी, सेलो मतलब अबाबिल पक्षी, ट्विटर करते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, घास के बने हुए सेड से, उनके छप्पर से। स्ट्रो का मतलब होता है घास, बिल्ट मतलब बने हुए, सेड मतलब छप्पर, घोंसले, उनके घास फूस से बने हुए घोंसलों में बैठ करके जो बाबिल पक्षी ट्विटर करते हैं, वो ट्विटर इन गांव वालों को नहीं जगा सकती इनकी कब्र से। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, कॉक्स मतलब मुर्गे की, श्रिल मतलब तीखी, क्लेरियन मतलब बाग, मुर्गे की तीखी बाग, और इकोइंग हॉर्न या जोरदार हॉर्न, इको मतलब गूंजने वाला, हॉर्न। नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, नो मोर सेल रोज, रोज मतलब उठा सकता है, दे मैंने उनको, उन गांव वालों को उठा सकता है, और नो, यहाँ पे वो कब्र जो दफनाया गया है, उनकी जो तुच्छ कब्र है, उनसे उनको नहीं उठा सकता। देखो यहाँ पे क्या क्या बताया है, ठंडी हवाएं जो खुशबूदार होती है, स्वेलो ट्विटर, अब्बाबिल पक्षी की ट्विटर, जो अपने घोंसलों में से ट्विटर कर रहे हैं,
मुर्गे की बाग, नो मोर सेल रेज राउज देम, उनको नहीं उठा सकती, फ्रॉम देयर लवली बेड, उनके जो लवली बेड है, उनके जो तुच्छ बेड हैं, उनकी जो तुच्छ कब्र है, वहां से उनको नहीं उठा सकती। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ सेल बर्न, उन ग्रामीणों के लिए, उन गांव वाले लोगों के लिए, नो मोर, अब और ज्यादा, द ब्लेजिंग हर्थ, हर्थ का मतलब होता है चूल्हे की आग, उन गांव वालों के लिए नो मोर, अब और ज्यादा, ब्लेजिंग मतलब चिंगारी, सेल बर्न जलेगी, और नो मोर नहीं जलेगी, उन गांव वालों के लिए अब घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब चिंगारी, हर तेने चूल्हे में सेल बर्न जलेगी, और नो मोर मतलब अब और नहीं जलेगी, उन गांव वालों के लिए अब चूल्हे में, किसी चूल्हे में चिंगारी नहीं जलेगी। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर केयर इवनिंग केयर, और बिजी हाउस वाइफ, और उनकी जो बिजी हाउस वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, जो बहुत बिजी रहती थी कि अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं खेत से, शाम के समय जो उनकी केयर करती थी, अब वो नहीं करेगी। द बिजी हाउस वाइफ, व्यस्त गृहिणी, प्लाई हर इवनिंग केयर, जो उनकी इवनिंग केयर करती थी, जब वो शाम के समय आते थे खेत से तो उनके लिए लोटा भर के देती थी। बिजी हाउसवाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हाउसवाइफ घर पे थोड़ी ना रहती थी, वो भी उनके साथ खेतों में काम करती थी। खेतों में काम करते समय वो शाम के सिर्फ आधा घंटा जल्दी वहाँ से आती थी खाना बनाने के लिए, और फिर उसके पति जब आते थे तो उनकी केयर करती थी, उनको गरम गरम पानी का लोटा देती थी, हाथ पैर धो के उनको खाना परोसती थी। वो सब क्रियाएं अब नहीं होगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर शायर्स रिटर्न, शायर का मतलब होता है पिताजी, रिटर्न मतलब लौटते थे। जब उनके पिताजी लौटते थे तो चिल्ड्रन बच्चे रन दौड़ करके लिस्प तुतलाते हुए उनके पास जाते थे, उनकी गोदी में बैठते थे। नो चिल्ड्रन अब ऐसा नहीं होगा। और क्लाइम हिज नीज द एनवीड किस टू शेर, क्लाइम हिज नीज उनके घुटनों पे चढ़ जाते थे, एनवीड किस टू शेर ईर्ष्या पूर्वक किस शेयर करने के लिए। ईर्ष्या पूर्वक क्यों? जैसे मान लो कोई बड़ा बच्चा है और कोई छोटा बच्चा है, पिताजी ने अगर बड़े बच्चे को या छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया तो बड़ा वाला बच्चा जो है वो एनवी हो जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है उसके मन में, वो सोचता है पिताजी मेरे को प्रेम नहीं करते। इसलिए कहा है चढ़ जाते थे। अब ये चीजें नहीं होगी। देखो, क्योंकि वो तो दफना दिए गए, इसलिए कवि क्या कर रहा है, वो उनकी कब्रों से नहीं उठेंगे। नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम लवली बैड, वे उनकी कब्रों से नहीं उठेंगे। फॉर देम नो मोर ब्लेजिंग हार्थ सेल बर्न, उनके लिए अब कोई घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और हाउस बिजी हाउस वाइफ प्लाहर केयर इवनिंग केयर, कोई भी गृहिणी उनके लिए इवनिंग केयर नहीं करेगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर शायर्स रिटर्न, कोई बच्चा अब दौड़ करके अपने पिता की गोद में नहीं चढ़ेगा। और क्लाइम हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर, एनवी किस शेयर करने के लिए। कवि अब उन गांव वालों का किस तरह का व्यवहार था, वो क्या करने में सक्षम थे, इसके बारे में हमें बता रहा है। Opt did the harvest to their sickle yield. Opt did the harvest to their sickle yield. yield का मतलब होता है झुका देते थे। सिकल मतलब हंसिए से, हार्वेस्ट ने फसल को, ऑप्ट मतलब अक्सर, अक्सर वे फसल को अपने हंसिए के आगे झुका देते थे।
वे एक दिन में ही 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, न जाने कितनी बीघा फसल काट देते थे। ऑप्ट अक्षर डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, अपने ही सिकल के सामने वो फसल को झुका देते थे। किसको झुका देते? हार्वेस्ट फसल। देयर फ्रोज ऑप्ट द स्टबर्न ग्लेब हैज स्ट्रोक, कठोर, ग्लेब का मतलब होता है भूमि, हैज ब्रोक उसको तोड़ देते थे। कठोर जो जमीन होती थी उसकी क्यारियों को तोड़ करके मुलायम कर देते थे। देयर फ्रो उनकी जो क्यारी होती थी, ऑप्ट द स्टबर्न ग्लेब, ग्लेब का मतलब होता है जमीन, लैंड। द स्टबर्न लेन वॉज ब्रोकन बाय देम, कठोर भूमि को तोड़ करके वो क्या करते थे? ब्रोक का मतलब तोड़ देते थे, फ्रो मतलब क्यारियों को, बड़े बड़े क्यारे जिनमें कठोर जमीन होती थी उनमें हल चला करके उसको सॉफ्ट कर देते थे। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, टीम का मतलब बैलों की जोड़ी, उसको ड्राइव करते थे। और हाउ जोकंड कितने आनंद के साथ, हाउ जोकंड कितने आनंद के साथ, डिड दे ड्राइव वे हाँकते थे, देयर टीम उनकी टीम, बैलों की जोड़ी को फील्ड खेत में, खेत में वो बैलों की जोड़ी को कितने आनंद के साथ हाँकते थे। हाउ बॉड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है प्रहार, स्टडी मतलब कठोर, प्रहार करते थे किस पे? वुड्स जंगल पे, बॉ और उसको झुका देते थे, बीनीथ नीचे। किस तरह से वह जंगल के जंगल काट देते थे? हाउ बो किस तरह से झुका देते थे, द वुड्स जंगल को, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक उनके कठोर प्रहार के सामने, उनके कठोर प्रहार के सामने जंगल के जंगल झुका करते थे। किस तरह से वो अपने सिकल से फसल को काट देते थे, किस तरह से वो कठोर भूमि को नम भूमि बना देते थे, कितने आनंद के साथ वो अपने बैलों को हाँकते थे, और किस तरह से वो जंगल को उनके कठोर प्रहार के सामने झुका देते थे। अब यहाँ पर इस स्टेंजा में कवि जो है 4-4 पंक्तियों के स्टेंजा काम में ले रहा है। इस स्टेंजा में देखिए कवि ने धनवान व्यक्तियों को सचेत किया है। लेट नॉट एम्बिशियस मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, देयर यूजफुल टॉयल उनके उपयोगी टॉयल का, टॉयल का मतलब होता है परिश्रम, और लेट नॉट का मतलब नहीं चाहिए। महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो जो गांव वाले थे उनके जो सिंपल आनंद थे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं मॉक मुने मजाक उड़ाना चाहिए। देयर यूजफुल टॉयल उनके उपयोगी काम का, और लेट नॉट मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किनका? देयर होमली जॉयज उनके जो घरेलू जो आनंद थे, होमली जॉय साधारण आनंद, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर और उनका जो भाग्य था, डेस्टिनी ऑब्सक्योर मतलब अनजान अस्पष्ट, उनके भाग्य में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। इन चीज़ों का आनंद जो है मजाक नहीं उड़ाना है। नॉर ग्रैंडियर हियर विद ए हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, उनकी ग्रैंड्योर को सुन करके, नॉर ग्रैंड्योर हियर उनकी धूम धड़ाके को सुन करके कि ये कैसे लोग थे, इन्होंने कैसी साधारण जिंदगी जी, इन्होंने कैसे चटनी और प्याज से खाना खाया। विद ए डिसडेनफुल स्माइल,
तिरस्कार भरी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए उनकी इन बातों को सुन करके। विद अ डिसडेनफुल मतलब तिरस्कार भरी स्माइल नहीं छोड़नी चाहिए उनकी ग्रैंड्योर के बारे में, उनकी भव्यता के बारे में। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, एनाल्स का मतलब होता है कहानियाँ, शॉर्ट और सिंपल कहानियाँ उन गरीबों की। जब हम उन गरीबों की शॉर्ट और सिंपल कहानियाँ सुने तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किन लोगों को कवि सचेत कर रहा है? लेट द नॉट एम्बिशियस मॉक देयर यूजफुल टॉयल, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको उनके उपयोगी टॉयल परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना है। देयर होमली जॉय, उनके जो घर के आनंद थे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो वो साधारण से पुए और पकौड़े खाते थे उस खाने का, उनके घर के जो आनंद थे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर हियर, उनकी भव्यता के बारे में। डिसडेनफुल स्माइल, तिरस्कार भरी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, उन गरीबों की जो शॉर्ट और सिंपल कहानियाँ हैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए इसका रीजन भी कवि हमें इस स्टेंजा में दे रहा है। द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बॉस्ट का मतलब डींग मारना, सेकी बगारना। हेराल्ड्री का मतलब होता है उच्च कुल में पैदा होना। द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में पैदा होने का घमंड या सेकी बगारना। पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प का मतलब दिखावा, पावर का। एक तो बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में पैदा होने की सेकी बगारना। द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प मतलब दिखावा, पावर का। एंड ऑल दैट ब्यूटी, खूबसूरती का दिखावा। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और उस धन का दिखावा जो आपको मिली है, उस संपत्ति का दिखावा जो आपको मिली है। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल हावर, ये सब चीज़ें इंतज़ार करती है उस निश्चित समय का। अवेट्स मतलब इंतज़ार करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन मिला है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती मिली है, बहुत ज़्यादा पावर मिला है, या आप उच्च कुल में पैदा हुए, तो इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? अवेट्स लाइक द इनएविटेबल हावर, इनएविटेबल हावर असंभव, निश्चित रूप से आने वाला समय। कवि यहाँ पे इफ्यूज्म नामक अलंकार काम में लेता है। यूफ्यूज्म का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ के लिए अच्छे शब्दों को काम में लेना। इनएविटेबल हावर यहाँ कवि ने कहा है निश्चित रूप से आने वाला समय। कवि चाहता तो यहाँ पे लिखता डेथ, लेकिन एक डेथ जो वर्ड होता है वो काव्य में अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसने कवि शब्दों का प्रयोग करना। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, न ब्यूटी का, न पॉम्प का, न पावर का, और न वेल्थ का। क्यों? अवेट्स लाइक द इनएविटेबल हावर, क्योंकि इन सब का इंतजार करती है कौन? मौत। द फथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये जो कोट है, कवि ने ये जो सेंटेंस लिखा है, एक कोट हो गया, ये उद्धरण हो गया। द पथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मतलब गौरव का, पथ्स मतलब रास्ते, लीड ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर। गौरवशाली जो पथ है, कोई व्यक्ति कितना ही गौरवशाली हो जाए, लेकिन फिर भी जाना तो उसको कब्र में ही पड़ता है, एक दिन तो उसको मरना ही पड़ता है। कवि क्या कह रहा है? द पथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कोई व्यक्ति कितना ही गौरवशाली हो जाए, लेकिन जाएगा तो वो भी शमशान में ही, ग्रेव, कब्र में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो गौरवशाली हो जाए और उसको जो है कब्र में नहीं जाना पड़े। कितना भी गौरवशाली हो जाए, लेकिन जाएगा तो कब्र में ही। इसलिए जो एम्बिशियस पीपुल है उनको उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नोर ई प्राउड इम्प्यूट टू दीज फॉल्स, नॉर ना ही
ई प्राउड, इन लोगों को घमंड करना चाहिए। इम्प्यूट, नफरत करनी नहीं चाहिए। टू दीज फॉल्ट, इन लोगों की फॉल्ट पे। अगर उन गांव वालों ने कोई फॉल्ट भी किया है तो इन लोगों को, घमंडी लोगों को तुम्हें ई प्राउड, घमंड करना चाहिए। इम्प्यूट, ना घृणा करनी चाहिए। टू दीज द फॉल्ट, इन लोगों से। इफ मेमोरी ओवर द टॉम नो ट्रॉफीज रेज, मेमोरीज, याद में, ओवर द टॉम, उनकी कब्र के, ट्रॉफीज रेज, ट्रॉफीज बनाई है, रेज मतलब बनाई है, और नो मतलब नहीं बनाई है। अगर इन लोगों ने इनकी जो समाधियां हैं, ट्रॉफीज जो है, ट्रॉफीज मतलब समाधियां, उनके अगर ऊपर टॉम नहीं बनाई है, इन लोगों ने यदि इनकी समाधियों के ऊपर कब्र नहीं बनाई है, उनकी जो समाधियां हैं जहाँ वो दफनाए गए हैं उनके ऊपर अगर टॉम नहीं है, गुंबद नहीं है, तो भी इन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उनकी साधारण कब्रें हैं, उनके ऊपर मेमोरीज, इफ मेमोरीज ओवर देयर टॉम, अगर उनकी टॉम के में नो ट्रॉफीज, अगर ट्रॉफीज नहीं बनाई है, समाधियां नहीं बनाई है, अगर उनकी कब्र में समाधियां नहीं बनी है तो घृणा नहीं करनी चाहिए। वह थ्रू द लॉन्ग ड्रोन एजल एंड प्रेटेड वॉल्ट, वह थ्रू द लॉन्ग ड्रोन एजल, एजल मतलब डिजाइन, एंड प्रेटेड वॉल्ट, मेहराबदार छज, प्रेटेड वॉल्ट, वॉल्ट मतलब छत, और प्रेटेड मतलब मेहराबदार। अगर उनकी कब्र पे मेहराबदार छत नहीं बनाई है, मेहराब छत, ड्रोन एजल, एजल मतलब डिजाइन, अगर उनके ऊपर अच्छी मेहराब वाली डिजाइन नहीं बनाई है तो घृणा नहीं करनी चाहिए। The pealing anthem swell the note of praise. Pealing anthem swells the note of praise. Note of praise, प्रशंसा के स्वर। Pealing anthem, मधुर ध्वनियाँ। Pealing anthem, मधुर ध्वनियाँ। अगर उन लोगों के मौत के बाद मधुर ध्वनियाँ नहीं गाई है तो भी धनवान लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई गरीब मर गया और उसके बाद उसका क्रियाक्रम ढंग से नहीं हुआ, पीलिंग एंथम नहीं गाई है, उसने कोई जागरण नहीं करवाया है उसके घर वालों ने, तो बड़े आदमियों को उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका रीजन कवि नेक्स्ट स्टेंजा में दे रहा है। क्या दे रहा है? Can a story done or animated bust back to its mention called the fleeting breath? Story done, अर्न का मतलब होता है अस्थि कलश, और स्टोरी डन है उसमें इकट्ठा किए गए, और एनिमेटेड बस्ट या जिंदा मूर्ति बनाई, बस्ट का मतलब होता है मूर्ति, एनिमेटेड मतलब सजीव। क्या हड्डियों को इकट्ठा करने से, अस्थि कलश को इकट्ठा करने से या जिंदा मूर्ति बनाने से बैक टू इट्स मेंशन, मेंशन मतलब मूर्ति, कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, उस ब्रेथ को वापस ला सकती है जो फ्लीट कर गई है, जो छोड़ गई है। बैक टू इट्स मेंशन, बैक टू इट्स मेंशन, क्या उसको वापस लाया जा सकता है उस मूर्ति के द्वारा? बैक मतलब वापस लाया जा सकता है, टू इट्स मेंशन इसकी मूर्ति द्वारा, किसको? फ्लीटिंग ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, फ्लीटिंग मतलब जो छोड़ गई है। क्या उसकी शरीर की जो सांसें छूट गई है उनको उस मूर्ति से वापस लाया जा सकता है क्या? जब वापस लाया नहीं जा सकता तो फिर मूर्ति बनाने से या उन हड्डियों को अस्थि कलश में इकट्ठा करने से क्या फायदा है?
कैन ऑनर्स वॉइस प्रोक द साइलेंट डस्ट। ऑनर्स वॉइस क्या सम्मान में बोली गई आवाज़ें प्रोवोक जगा सकती है साइलेंट डस्ट उस मृत शरीर को। साइलेंट मतलब शांत, डस्ट मतलब मिट्टी, यहाँ पे मृत शरीर के लिए कहा है। कैन ऑनर्स वॉइस क्या सम्मान में बोली गई आवाज़ प्रोवोक जगा सकती है द साइलेंट डस्ट उस मृत शरीर को। और फ्लेटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। या फ्लेटरी सूद, सूद का मतलब प्रसन्न कर सकती है, फ्लेटरी मतलब चापलूसी, डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ मौत के डल कोल्ड ईयर को। क्या मृत्यु के कठोर कानों को चापलूसी के शब्द प्रसन्न कर सकते हैं? जब ये चीज़ें संभव नहीं हैं तो फिर अस्थि कलश या मूर्ति बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर इन लोगों के सम्मान में मूर्तियां नहीं बनाई गई है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि यहाँ पर हमें और भी बहुत सारी चीज़ें उन गांव वालों के